नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, ये टॉपिक जुड़ता है सुरक्षा तंत्र से। और न्यूज़ आ रही है कि इंडियन जो नेवी है वो उतारने वाली है 4 तैरते हुए शहर। अब देखिए, इसका जो मीनिंग है वो हमें समझना है कि आखिर 4 तैरते हुए शहर का मीनिंग क्या है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर एक एक करके डिटेल में सारगर भी जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ आ रही है कि इंडियन नेवी समंदर में एक बड़ा जो एक्टिविटी है वो संचालित करने वाली है। और ये क्या है, तो यहाँ पर 4 तैरते हुए जो शहर हैं वो लाने वाली है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो तैरते हुए शहर हैं वो क्या बनेंगे कि लड़ाकू जो विमान है, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, उनका घर बनेंगे, उनका एक तरह से कह सकते हैं प्लेटफॉर्म बनेंगे। और इस कारण से देखें तो कहा जा रहा है कि ये जो भारतीय जो नौसेना है उसकी जो रणनीति है ये दुश्मनों के लिए अब कान खड़े करने वाली है, उनके लिए समस्या उत्पन्न करने वाली है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ है। मकर संक्रांति के अवसर पर देखें तो संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए शानदार मौका लाया है। ऑफलाइन क्लासरूम जो कोर्सेज हैं उन पर 20% की छूट आपको दी जा रही है। और जो भी ऑनलाइन लाइव कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है कब तक वैलिड है, तो ये 16 जनवरी 2026 तक वैलिड है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, न्यूज़ की हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय से कहा जा रहा है कि भारतीय जो नौसेना है उसकी जो ज़रूरतें हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं। जैसे आप देखिए, अभी हाल का घटना है, ईरान को लेकर अमेरिकी जो सेना है उसके बड़े बड़े जो जल में तैर रहे जो शहर की तरह से जो उसके जलपोत हैं, जो कह सकते हैं बड़े बड़े एयरक्राफ्ट जो कैरियर हैं, उनसे न्यूज़ आई कि अब एक फ्लीट जो है अमेरिका ईरान की तरफ से भेज रहा है। और तब से पूरी दुनिया में हंगामा मचने लगा कि अमेरिका जो है अब ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां दुनिया में किसी भी देश के साथ कब आ जाएंगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। और इसी को लेकर देखेंगे तो भारतीय नौसेना भविष्य की जो भी समुद्री रणनीति है उसके तहत 4 जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसकी आवश्यकता लंबे समय से जता रही है। और भारत की जो भी ब्लू वाटर नेवी है वो बनने की दिशा में देखें तो ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और अब समंदर की लहरों पर कहा जा रहा है कि अपनी धाक जमाने के लिए एक बहुत बड़ा जो मास्टर प्लान है वो जो इंडियन नेवी है वो इस बना चुकी है। अब यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें आपको समझनी होंगी कि आखिर जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर आखिर होते क्या हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, एक एक करके बात करेंगे। ये तैरते हुए एक तरह से हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा क्या होता है, जहाँ से जो प्लेन है वो टेक ऑफ करता है या फिर लैंड करता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये क्या है, ये एक हवाई अड्डे का काम करते हैं, जहाँ जो भी लड़ाकू विमान हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ड्रोन हैं, वो ऑपरेट किए जाते हैं। और ये अपने साथ पूरा जो कैरियर बैटल ग्रुप्स है उसको लेकर चलते हैं। और इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग सिटीज़ या फिर तैरते हुए किले, तैरते हुए शहर के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में आप देख सकते हैं कि जो युद्ध की जो सुरक्षा की रणनीतियां हैं वो बड़ी तेज़ी से बदली हैं। और ख़ास तौर पर देखेंगे जो भारत की भौगोलिक अवस्थिति है ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के समीप है। और यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, चूँकि 3 तरफ से देखेंगे तो भारत जल से घिरा हुआ है। इसके पड़ोस में देखेंगे तो इधर चीन है। चीन की जो गतिविधियां हाल के समय में आप देखेंगे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं और भारत को घेरने का प्रयास हमेशा रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं वो इस पूरे क्षेत्र में अपने पावर को स्थापित करना चाह रहे हैं। और वो भारत को भी काउंटर करते हैं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रिटेन क्यों ना हो, फ्रांस क्यों ना हो। तो इस तरह की जो ज़रूरतें हैं, इस तरह की जो दिक्कतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए देखिए तो हिंद महासागर में भारत का जो दबदबा है वो हमेशा रहा है। और उसे आने वाले समय में भी बनाए रखने के लिए भारत को अपनी जो रणनीतिक स्थिति है वो मजबूत करना होगा। और
एक रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो भारतीय नौसेना ने ये महसूस किया है कि अगर भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरना है तो हमें अपनी सीमाओं से बहुत दूर जाकर अपनी जो ताकत है वो दिखाने की जो क्षमता है वो विकसित करना होगा। और वो क्षमता हम कहाँ दिखा सकते हैं, तो हम इंडियन ओशियन में दिखा सकते हैं। और वर्तमान में भारत के पास आप सभी जानते हैं कि 2 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक विक्रमादित्य है और दूसरा आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, इनमें से एक जो है वो हमेशा क्या होता है, या तो उससे कोई दिक्कत रहती है, मेंटेनेंस प्रोसेस में रहता है, इसके लिए हमेशा वो डॉकयार्ड में ही रहता है। तो सक्रिय रूप से एक ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भारत के पास हमेशा मौजूद रहता है। और अगर उसमें भी कोई दिक्कत आ गई तो भारत के पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है। और इसी कारण से नौसेना का ये मानना है कि भारत के पास कम से कम 3 कैरियर हमेशा मौजूद तैयार रहने चाहिए। एक ठीक है मेंटेनेंस के स्तर पे हो, तो 3 एकदम से वर्किंग होने चाहिए। और इस कारण से भारत के पास 4 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर होने ही चाहिए मिनिमम स्तर पे। ये मांग ऐसे समय आई है जब चीन तेजी से क्या कर रहा है, अपने विमान वाहक जो पोत हैं, एयरक्राफ्ट जो कैरियर हैं, उनकी संख्या बढ़ा रहा है। हिंद महासागर में अपनी जो उपस्थिति है वो तेजी से बढ़ा रहा है। तो इस कारण से देखेंगे तो भारत के लिए ये जो ज़रूरतें हैं ये अब तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट जो कैरियर है ये समुद्री शक्ति की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि चलते फिरते ये हवाई अड्डा है। जब ये किसी भी देश के पास होते हैं तो उसे युद्ध में ऐसे ही एक रणनीतिक जो बढ़त है वो प्राप्त हो जाती है। समुद्र के बीच में देखेंगे जो भी लड़ाकू विमान हैं, इस तरह के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो यूएवी हैं, जो ड्रोन्स हैं, इनके संचालन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एयरक्राफ्ट जो कैरियर ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और एयर डोमिनेंस, सी कंट्रोल एक साथ ये कर लेते हैं। और इसी कारण से इन्हें तैरता हुआ शहर, या फिर कहा जाता है कि ये किले की तरह होते हैं। जो भी भारत के वर्तमान एयरक्राफ्ट जो कैरियर हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। एक पहला विक्रमादित्य है, ये रूस से प्राप्त है। और आईएनएस जो विक्रांत है ये स्वदेशी स्तर पे क्या किया गया, विकसित किया गया है और 2022 से इसे तैनात किया गया है। इनके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो देख सकते हैं। जैसे विक्रांत की जो खासियत है, इसका वजन 40,000 टन है, लागत 23,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर है, ऊंचाई 59 मीटर है, स्पीड इसकी 52 किलोमीटर पर आवर है। इस पर 196 जो क्रू ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं और लगभग 1449 नौसेना के जो सैनिक हैं वो भी रहते हैं। इस पर स्पेस की बात करेंगे तो 14th फ्लोर का पूरा 2300 कंपार्टमेंट है। और ऑपरेशनल जो कैपेसिटी है वो 30 से अधिक जो एयरक्राफ्ट है वो वहन करने की है, यानी 30 जो एयरक्राफ्ट है वो इस पर खड़े हो सकते हैं, संचालित हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दिक्कत हुई है कि ठीक है 2 भारत के पास है, एक मेंटेनेंस पर रहता है, एक ही कार्य करते रहता है। इस कारण से देखें तो जब संवेदनशील परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों में भारत के सामने कोई विकल्प नहीं होगा। और इसी कारण से ऐसे एयरक्राफ्ट जो कैरियर हैं उनकी डिमांड हो रही है। विक्रांत 2022 से देखें तो ये कमीशन किया गया था, 1999 में डिज़ाइन पर काम हुआ और उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि ये 22 तक नेवी में कमीशन इसे दे दिया गया और तब से ये क्या है, सेवारत है। अब देखिए भारत की अगर बात करें कि जो भी ज़रूरतें हैं वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से देखेंगे तो अब रणनीतिक और सामरिक जो महत्व है वो इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कई सारे मुद्दे हैं। एक तो जो चीन के द्वारा मोतियों की जो माला बनाई जा रही है, भारत को घेरने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो अब महत्वपूर्ण हो गई है। तो पहले क्या है कि कोस्टल डिफेंस ने भी सबसे महत्वपूर्ण होता था, हिंद महासागर तक सीमित सोच थी, लेकिन अब क्या है कि इसका दायरा बढ़ते जा रहा है। और ब्लू वाटर जो नेवी है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देखेंगे तो भारत की जो एक महत्वपूर्ण पहुँच है, जैसे क्वाड के संदर्भ में भारत एक महत्वपूर्ण मेंबर है, तो इन देशों के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की जो एक पहुँच है वो दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये स्वीकार करते हैं। तो उस स्वीकार को क्या करना होगा कि भारत को और मजबूत बनाना होगा और इसके लिए एयरक्राफ्ट इस तरह के जो भी कैरियर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है उनको ख़ास तौर पे जो इंडियन ओशियन रीजन है उसमें अपनी मजबूत जो पहुँच है, जो वैश्विक पहुँच है वो बनाई रखने होगी। और इसके लिए क्या चाहिए, भारत को और मजबूत होना चाहिए।
पहले हमने बताया कि क्यों चाहिए 4 एयरक्राफ्ट कैरियर। तो देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो मेंटेनेंस का गणित है कि हमेशा एक खराब रहता है। 2 मोर्चों पर भारत हमेशा कह सकते हैं कि घिरे रहता है। जैसे आप देखिए अरब सागर, पश्चिमी तट, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से जुड़ता है, तो यहाँ पर हमेशा स्थितियाँ भारत के लिए संवेदनशील बनी रहती हैं। दूसरी तरफ देखेंगे बे ऑफ जो बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट पे चीन, दक्षिण पूर्व जो एशिया है, इनके साथ हमेशा तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस कारण से यहाँ पर भी एक तरह से चोक करना या इस तरह की अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत हमेशा महसूस होती है। तेल मार्गों पर खासतौर पे मलक्का जो जलडमरू मध्य वाला जो रूट है, जहाँ से भारत काफ़ी संख्या में क्या करता है कि तेल आयात करता है, तो यहाँ पर भारत को एक जो अपना पावर प्रोजेक्शन है उस दृष्टिकोण से क्या करना होगा, मजबूत होना होगा। मलक्का जलडमरू मध्य या लंबोक जो जलडमरू मध्य है या अफ्रीकी जो तट हैं, दक्षिणी चीन सागर है या लंबी दूरी तक हवाई शक्ति दिखाने का एकमात्र जो साधन है वो इस तरह के बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वही है। तो भारत को इसकी सख्त ज़रूरत है। चीन की चुनौती और भारत का जो जवाब है, क्योंकि आप देखिए पीपुल जो लिबरेशन आर्मी नेवी है, ये खास तौर पे देखेंगे तो हमेशा चीन के तरफ से हमेशा भारत को टारगेट करते हुए कोई ना कोई प्लान बनाते रहती है। और देखिए चीन जिस रफ्तार से अपनी नौसेना बढ़ा रहा है वो भारत के लिए हमेशा चिंता का सबब है। और चीन का लक्ष्य है कि 2030 के दशक तक कम से कम 6 एयरक्राफ्ट की जो कैपेसिटी है वो डेवलप कर लेगा, और लग रहा है कि वो 30 से पहले ही ये अचीवमेंट प्राप्त कर लेगा। पीपुल जो लिबरेशन आर्मी नेवी है, चीन की नौसेना अब हिंद महासागर में अपनी जो पैर है वो बड़ी तेज़ी से पसार रही है और भारत के पास इसका कोई रणनीतिक जवाब नहीं है। सीधा मतलब है कि अब अपनी सुरक्षा करने के लिए भारत को भी क्या करना होगा, अपनी जो कैपेसिटी है, जो पावर कैपेसिटी है नेवी की, वो चीन के कम से कम बराबर तो रखना ही होगा। रणनीतिक बढ़त बनानी होगी भारत को, क्योंकि एक जहाज होने से भारत कहीं से भी आप देखेंगे तो चीन के ऊपर अपना जो एक दबदबा है वो नहीं स्थापित कर सकता है। तो इस कारण से भारत के लिए ये सबसे ज़रूरत वाली बात हो गई और इसी कारण से कहा जा रहा है कि अब भारत क्या करेगा, 4 बड़े तैरते हुए शहर जल में उतारेगा। इसके पीछे कारण हमने देखा। अब विक्रांत के बाद देखें तो किसकी बारी है, तो देखिए लगातार इस पर शोध चल रहा है। भारत की तरफ से जो R&D है वो भी हो रही है, और इससे पहले देखें तो भारत ने इस चीज़ को करके दिखाया कि ठीक है, हम स्वदेशी स्तर पे क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको बना सकते हैं, अत्याधुनिक बना सकते हैं, विश्व स्तरीय मानकों पर बना सकते हैं। तो आने वाले समय में भारत जो 4 एयरक्राफ्ट कैरियर उतारने की बात कर रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत इसे आसानी से क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। तो इसी कारण से देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया जो पहल है, इसको आधार बनाते हुए भारत जल्द ही क्या करेगा, इसको सही में साबित करेगा। अब देखिए पावर प्रोजेक्शन का एक वर्ड जो आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो देखिए इसके मीनिंग की बात करेंगे तो देखिए अपनी सैन्य जो क्षमता है उसको दूर तक पहुंचाना, खासतौर पे इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, मलक्का जलडमरू मध्य या अफ्रीकी तटों तक जो पावर है उसको स्थापित करना, युद्ध से पहले ही दबाव बनाना। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी क्या है, ईरान के ऊपर लंबे समय से अमेरिका क्या कर रहा है, दबाव बना रहा है। रूस यूक्रेन के बीच में देखिए लंबे समय से युद्ध की स्थिति है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि दबाव की जो एक रणनीति है वो हमेशा बनी रहती है। तो किसी भी युद्ध में दबाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। मित्र देशों की जो सुरक्षा है उसका जो भरोसा है वो तभी आप प्राप्त कर सकते हैं उन्हें, जब आप सहयोग प्राप्त करेंगे उसके लिए आपके पास पावर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। शत्रु का जो एक होता है कि मनोबल होता है, उसे तभी आप तोड़ सकते हैं जब मनोवैज्ञानिक रूप से उसे क्या करिए, आप कमज़ोर कर दीजिए। अन्य क्षेत्रों में भी इसकी क्या होती हैं, भूमिकाएं होती है। जैसे समुद्री नाकेबंदी में आप एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सी रूट्स को चोक करने में क्या किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो भी व्यापारिक मार्ग हैं उनकी सुरक्षा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपदा राहत है उस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक तरह से तैरते हुए कह सकते हैं कि आपदा वाले स्थितियों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भी आपदा की स्थिति होती है, सुनामी, भूकंप, नागरिक निकासी, तैरता अस्पताल, जैसा भी देखिए ईरान से बड़े स्तर पे क्या किया जा रहा है कि वहाँ से भारतीयों को निकाला जा रहा है। तो भारत के पास अगर इस तरह के एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट कैरियर होते तो आसानी से वहाँ से लोगों को क्या किया जा सकता, वहाँ से निकाला जा सकता है। अब देखिए
सारी बातें ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्या ये सारी चीज़ें व्यवहारिक स्तर पे सही हैं? तो इसके सामने कई सारे प्रश्न भी उठाए जा रहे हैं कि ठीक है, सारी सोच ठीक है, हम कर सकते हैं, हम अपने को सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं, जैसे कॉस्ट की बात की जा रही है कि अभी भी इसकी जो लागत है वो बहुत अधिक है। आप समझ सकते हैं, हजारों करोड़ लागत आती है। तो इस कारण से अभी भारत के पास इतना फंड होना चाहिए, और इनके लिए इतना फंड 3 या 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए फंड एक बड़ा चाहिए, वो एक प्रॉब्लम है। सबमेरीन जो थ्रेट्स हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कई बार होता है कि एयरक्राफ्ट की जो सुरक्षा है वो मायने रखती है, इसके लिए सबमेरीन्स होने चाहिए। हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कई बार इस तरह की जो मिसाइल्स हैं वो हमारे लिए खतरा होती हैं, तो हमें अपना एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसे भी मजबूत करना होगा। बजटरी जो एक मुद्दा है, बजट में हमारा जो डिफेंस बजट है वो कितना है, वो हमेशा एक मुद्दा का विषय रहा है। नौसेना का इस पूरे मसले के संदर्भ में एक जो आर्गुमेंट है कि समुद्री जो व्यापार है वो जीडीपी का आधार है, लेकिन जो भी सुरक्षा है वो सबसे अनिवार्य विषय है, क्योंकि अगर हम सुरक्षित अपने को, अपने देशवासियों को, अपने जो भी सहयोगी हैं उनको अगर महसूस नहीं करवाते हैं तो फिर हम अपना व्यापार वैश्विक स्तर पर नहीं संचालित कर सकते हैं। और इस कारण से देखें तो हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए कि एक मजबूत पक्ष होना चाहिए, वो सुरक्षात्मक तरीके से होना चाहिए। चीन की जो चुनौती है और भारत के लिए क्या अब एक महत्वपूर्ण रणनीति के तौर पे उभर चुकी है, क्योंकि देखिए 2030 तक चीन ने अनाउंस कर दिया कि वो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार चुका होगा, और 2026 चल रहा है, और आप समझ सकते हैं कि 4 वर्षों में चीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चीन लगभग अपने सभी एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर चुका है, और वो माने जा रहे हैं कि वो सब क्या है, एक तरह से टेस्टिंग प्रोसेस में है। दूसरी तरफ देखिए, हिंद महासागर में कई सारे जो चुनौतियां हैं वो उत्पन्न करा, जैसे जिबूती में वो अपना एयर डिफेंस बेस बना रहा है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अपने तेजी से डिफेंस गतिविधियां संचालित कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रही है। और स्टिंग ऑफ जो पल्स स्ट्रेटजी है, ये तो लंबे समय से देखें तो भारत को घेरने की जो चीन की रणनीति है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं उसका जो जवाब हो सकता है वो यही हो सकता है कि भारत के पास मजबूत अत्याधुनिक अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं तो इस रणनीति को भारत क्या कर सकता है, वो तोड़ सकता है। और तभी इंडियन ओशियन रीजन में क्या हो सकता है, वो मजबूती के साथ अपने को स्थापित कर सकता है। और यहाँ पर जो भी कैरियर बैटल ग्रुप्स है उसमें विध्वंसक, फ्रीगेट, पनडुब्बी, रसद जो पोत है उनको अगर भारत स्थापित कर लेता है तो चीन का जवाब दे सकता है। आने वाले समय में देखें क्या हो सकता है, तो ये कहा जा रहा है कि सेकंड इंडिजिनस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अब भारत विकसित करेगा। विक्रांत से भी बड़ा आधुनिक इस तरह का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भारत विकसित करेगा, और इसका जो लाभ होगा, मेक इन इंडिया जो पहल है उसके तहत इसे विकसित किया जाएगा, और रक्षा आत्मनिर्भरता भारत की और बढ़ेगी। शिपयार्ड में रोजगार मिलेगा, जो भी रणनीतिक स्वायत्ता है वो भी मजबूत होगी। तो भारत को एक मजबूत जो रणनीतिक लाभ है वो तो प्राप्त होना निश्चित तौर पे है। जैसे अमेरिका और चीन की श्रेणी में, उनके कैटेगरी में भारत खड़ा हो जाएगा। चीन महासागर में जो भी निर्णायक है उस निर्णायक प्रभुत्व को कहीं ना कहीं देखें तो एक चुनौती उत्पन्न करेगा। समुद्री व्यापारिक जो मार्ग है वो सुरक्षित कर लेगा। भू राजनीतिक जो प्रभाव है वो भारत का बढ़ेगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो भी सोच है, इस तरह की जो तैयारी है, जिसे भारत अब वास्तव में सिद्ध करने जा रहा है कि वो अब 4 एयरक्राफ्ट जो कैरियर है उनको जल में उतारेगा, तो इससे भारत की एक वैश्विक महाशक्ति बनने की जो महत्वाकांक्षा है उस रूप में देखा जा सकता है। और इससे भारत मजबूत ही नहीं होगा बल्कि अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामरिक क्षेत्र हो, रणनीतिक क्षेत्र हो, दुनिया में एक सॉफ्ट पावर की जो रणनीति है उसे भी स्थापित करने में भारत सफल होगा। तो 4 एयरक्राफ्ट कैरियर केवल युद्ध के लिए नहीं है, ये भारत की वैश्विक पहचान कह सकते हैं। समुद्री जो सुरक्षा है, रणनीतिक जो आत्मनिर्भरता है उसका प्रतीक माने जा सकते हैं। तो ये पूरा न्यूज़ था जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, एयरक्राफ्ट कैरियर को तैरता हुआ शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसमें हवाई अड्डे, अस्पताल, आवासीय सुविधाएं होती हैं। ये लंबे समय तक आत्मनिर्भर रूप से समुद्र में रह सकते हैं। और ऊपर दिए गए तीनों कथन, तो इस पर उत्तर आपको चूज करना है। इस पर मेंस के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत की समुद्री सुरक्षा में एयरक्राफ्ट कैरियर की भूमिका क्या हो सकती है, इसका एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो इस तरह से हमने देख लिया कि भारत के द्वारा जो 4 तैरते हुए शहर उतारने की जो न्यूज़ है, आखिर वो क्या है, उसके क्या निहितार्थ है और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।